नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से एक बड़ी अपडेट आ रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों के ऊपर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि आज क्रिसमस का दिन रूस ने जानबूझकर चुना है ताकि यूक्रेन में अंधेरा फैलाया जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए हैं जिनमें 46 लोगों की मौत हुई है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी सिंह को गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं के ऊपर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैश बांटने के आरोप लगाए हैं। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। उनके समर्थकों ने आज ट्विटर पर #सपोर्ट डल्लेवाल नाम का एक ट्विटर ट्रेंड चलाया। इसके अलावा हरियाणा की खाप पंचायतें उनके समर्थन में 29 दिसंबर को बड़ी महापंचायत करने का ऐलान कर चुकी हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी को आज श्री अकाल तख्त साहिब से सजा लगाई गई है। उनको बर्तन साफ करने और जोड़ा घर में सेवा करने की सजा लगाई गई है। उन्होंने बीबी जगीर कौर को अपशब्द कहे थे। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर रूस यूक्रेन युद्ध से। और आज रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड और जो पावर रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बड़े हमले किए हैं। लगभग 100 के आसपास हमले किए हैं, जिनमें से 80 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखने वाली मिसाइलें होती हैं। ड्रोन हमले भी हैं, वे किए हैं, जिसके कारण यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में अंधेरा छा गया है। बिजली और पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े हमले की प्लानिंग रूस पहले से ही कर रहा था और रूस ने जानबूझकर क्रिसमस का दिन चुना है ताकि यूक्रेन के लोगों के जीवन में अंधेरा फैलाया जा सके। और उन्होंने आज क्रिसमस के दिन इलेक्ट्रिसिटी और जो पावर रिलेटेड जो उनके संयंत्र हैं उनको निशाना बनाया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर रूस ने किया है। रूस ने भी ये स्वीकार किया है कि आज उन्होंने जो वहाँ के पावर हाउस थे उनको निशाना बनाया है खार्किव में। और इसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें भी अब यूक्रेन में शुरू हो गई हैं। और जो रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके कहा है कि यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्रों पर लंबी दूरी तक सटीक हमले करने वाले मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं ताकि यूक्रेनी सेना का काम मुश्किल हो सके। तो एक हिसाब से रूस ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि आज उन्होंने क्रिसमस के दिन यूक्रेन के ऊपर बड़े हमले किए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के तालिबान ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने उनके पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए हैं, जिसके कारण 46 लोगों की मौत हो गई है। इन 46 लोगों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर चुका है। मार्च 2024 याद करिए, इसी साल का मार्च महीना, जब अफगानिस्तान के काबुल में भी हवाई हमले पाकिस्तान ने किए थे। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान के कुछ अड्डों को निशाना बनाया गया है जो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की जो पॉलिटिक्स है उसको अंजाम दे रहे हैं। ये बात पाकिस्तान ने कबूली है। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में यानी कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच में काफ़ी तनाव पैदा पहले ही हो चुका है। पहले भी कई किस्म के हमले किए गए हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बल लगातार इस बात का एक हिसाब से आरोप लगा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के जो विद्रोही हैं उनको तालिबान पनाह दे रहा है। इस करके अफगानिस्तान के तालिबान के केंद्रों के ऊपर पाकिस्तान ने हमले किए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो बिहार से। और बिहार में जो बीपीएससी के सामने छात्र बैठे थे, आज उनके ऊपर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। वहां पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे और बहुत गंभीर किस्म की वीडियोज आई हैं जिनमें छात्रों के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है। और बिहार की पॉलिटिक्स में एक ये बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो दिल्ली से आई। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और फरवरी महीने में ही होने जा रहे हैं। उससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप तो उन्होंने यही लगाया है कि बीजेपी सरकार अपने ईडी सीबीआई के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो कैश बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। आज दिल्ली के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा का एक वीडियो भी वायरल हुआ। उसमें उनके घर से जो महिलाएं निकल रही थी उसमें एक बीजेपी का कार्ड था और उसके अंदर 1100 रुपये कैश थे। परवेश वर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे घर पे जो भी महिलाएं आती हैं मैं उनको खाली हाथ नहीं लौटना देना चाहता। तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में लगा हुआ है, यानी कि आचार संहिता लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रवेश वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए हैं, ईडी चाहे तो छापेमारी कर सकती है, करोड़ों रुपए कैश रखा है और प्रवेश वर्मा दिल्ली के चुनाव में ऐसे ही पैसे बांटेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बात भी कही कि बीजेपी के लोग जब पैसे बांटें तो वो उन्होंने कहा है कि लोग ले ले, उनको वापस ना दे, वो क्योंकि वो लोगों का ही पैसा है और वोट आम आदमी पार्टी को दे आए। ये बात कही है कि बीजेपी से पैसे ले लें और वोट आम आदमी पार्टी को दे आए, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। इसके अलावा आज विवाद भी हुआ। जो 2100 रुपये की घोषणा, महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर आज दिल्ली के अफसरों ने अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट दी और कहा कि ये 2100 रुपये की बात फर्जी है, कोई महिलाओं को अभी 2100 रुपये नहीं दिए जा रहे और एक पार्टी ये सब प्रोपेगेंडा कर रही है। यानी कि दिल्ली के जो अफसरशाही है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। चुनाव से पहले हर एक पार्टी वायदा तो करती ही है और उसी का वायदा आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन क्योंकि जो सरकारी मशीनरी है वो लगातार केंद्र के हाथों में ही है। पुलिस तो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है और जो दिल्ली के अफसरान भी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसके साथ तालमेल करके ज़्यादा चलते हुए दिखते हैं। और ये आज दिखा भी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ऐड दे दी गई। और दूसरी तरफ जो प्रवेश वर्मा है बीजेपी के नेता, वो खुलेआम कैश बांट रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनको गिरफ्तार किया गया, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा लिखा गया, ना किसी अधिकारी ने या किसी पुलिस ने कोई दिलचस्पी दिखाई है करने को। तो ये चीज़ भी निकल कर आती है कि किस किस्म का रवैया बीजेपी के नेताओं के लिए दिल्ली में प्रशासन और पुलिस बरत रहा है। तो अब की बार बहुत हद तक ये भी पॉसिबल है कि और आम आदमी पार्टी को बीजेपी दिल्ली में हरा ले, क्योंकि मशीनरी का जो दुरुपयोग है वो बहुत ज़्यादा कर रही है बीजेपी, दिल्ली पुलिस का भी और सरकारी अफसरों का भी। तो अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बना पाते हैं या फिर बीजेपी दिल्ली के ऊपर राज करेगी। तो ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में होने वाला है और फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी 2-3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, फ्री बिजली, फ्री पानी हो गया। दूसरा, महिला सम्मान योजना को वो कह रही हैं कि वो 2100 जीतने के बाद 2100 रुपये हर महिला को देंगे। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं हैं जिसमें बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज देने की बात है। तो इस किस्म की घोषणाओं के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में उतरी हुई है। कांग्रेस अभी कुछ करती दिख नहीं रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं एमएलए की टिकट पाने से ही भाग रहे हैं। आपको बता दें कि अलका लांबा को भी टिकट ऑफर की जा रही थी, जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 22 टिकटें अभी तक अनाउंस की हैं कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन कोई ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिल्ली में दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो पंजाब से आई और पंजाब में जो गीतकार हैं और कवि हैं और किताब लिख चुके हैं रानी तत्त हरमन, आपने नाम सुना होगा, लौंग लाची गाना हो या फिर और भी हरमन के बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, बहुत कविताएं वो लिखते हैं। उनकी बहुत मशहूर किताब है रानी तत्त। तो रानी तत्त के लेखक हरमन को फिरौती का फ़ोन आया है, उनको धमकी मिली है, 5 लाख रुपए देने की बात कही और उनको धमकाया गया फ़ोन देकर।
उन्होंने पंजाब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी मामले की जांच चल रही है और बताया जा रहा है कि किसी स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। अभी ज़्यादा चीज़ें आई नहीं हैं। हालांकि पंजाब पुलिस के डीएसपी बूटा सिंह गिल ने मानसा में जो तैनात है, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि हरमन ने फिरौती को लेकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो किसान आंदोलन से आई। किसान आंदोलन में जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पिछले 30 दिनों से वे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं और आज उनको 30 दिन यानी कि एक आप कहेंगे कि एक महीना ही पूरा हो गया उनको भूख हड़ताल पर बैठे हुए और उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। तमाम चीज़ें हैं जिसमें 14.5 किलो वजन के आसपास उनका वजन भी कम हो चुका है। आज उनके समर्थकों ने ट्विटर के ऊपर सपोर्ट डल्लेवाल नाम का एक हैशटैग भी ट्रेंड करवाया है। इसके अलावा हम बात करें तो आज डल्लेवाल को जो मेडिकल टीम चेकअप के लिए जो आ रही थी पटियाला से, आज उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। एक रॉन्ग साइड टेक ओवर करती हुई स्कॉर्पियो ने उनकी टीम को टक्कर मारी है और किसी की कोई बहुत ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हुआ है और बाद में उनको वापस पटियाला भर्ती करवाया गया है डॉक्टरों की टीम को। तो ये एक खबर है। इसके अलावा आज पंजाब सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी डल्लेवाल का हालचाल पूछने पहुंचे हुए थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग आज उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। उनके पास में ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है और पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की इकाई के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि उनको वो व्रत तोड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य गिरता है तो उनको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। ये बात आज अमन अरोड़ा ने कही है। इसके अलावा जो जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर एक अहम महापंचायत हरियाणा में होने जा रही है। 29 दिसंबर को हिसार में खाप पंचायतों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें और राजस्थान की खाप पंचायतें भी शामिल होने की बात कही जा रही है और ये निर्णायक होगी। अगर खाप पंचायतें इस किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में बढ़ोतरी होगी। हिसार में बहुत इंपॉर्टेंट महापंचायत ये होने जा रही है। अभी तक सरकार ने कोई बातचीत का रास्ता तो खोला नहीं है, ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है और सरकार कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, जिसके कारण जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो परेशान हो रहे हैं। जो जगजीत सिंह डल्लेवाल की टेक केयर कर रहे हैं हरियाणा के अभिमन्यु कुहाड़, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज तक पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक किसी भी इंडिपेंडेंट किसान पैनल से नहीं मिले हैं और अब भी वो नहीं मिलेंगे। और जबकि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनके जो डॉक्टर हैं वो कई बार बता चुके हैं कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है, उनका लीवर और किडनी फेलियर होने का भी खतरा है। लगभग 70 साल के हैं जगजीत डल्लेवाल, फिर भी सरकार उनकी लगातार अनदेखी कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो गुरदासपुर से, और गुरदासपुर के 3 नौजवानों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये वही नौजवान हैं जिनको उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक साथ एनकाउंटर करके मारा है। जो पॉपुलर नैरेटिव नेशनल मीडिया में चलाया गया है कि भाई ये तो खालिस्तानी आतंकवादी थे इसलिए इनको मार दिया, इस किस्म का जो नैरेटिव है वो लगातार इन तीनों नौजवानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। अखबार जो हिंदी के अखबार हैं वो पहले ही इन नौजवानों को आतंकवादी लिख रहे हैं, यानी कि पुलिस जिसको आतंकवादी कह दे, क्या अखबारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि चेक भी करे कि क्या है सच में ये लड़के कुछ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उनको सीधे ही शरेआम में आतंकवादी लिखा जा रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि काफ़ी गलत है। जो तीनों बच्चे हैं वो जो नौजवान मारे गए हैं वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, बहुत गरीब परिवारों से थे। और हम सबको पता है कि जो स्मगलिंग वाला मामला है वो ज़रूर हो सकता है कि वो कोई हथियार वगैरह स्मगल कर रहे हों, लेकिन उनको आतंकवादी कह देना, इतनी बड़ी बातें कह देना, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। और अगर हथियारों की स्मगलिंग होती है तो गिरफ्तारी की जा सकती है, उसमें एनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और जो ये बच्चे हैं इनके परिवारों ने आज आरोप भी लगाया है कि उनका झूठा मुकाबला बनाया गया है। उनमें से एक जो लड़का था उसके उसके कहीं ना कहीं परिजन है, उन्होंने अंतिम संस्कार रोके रखा है। पुलिस ने आके दबाव डाल के उस परिवार से अंतिम संस्कार करवाया है। और जो कलानूर का रहने वाला गुरविंदर है उसका जो अंतिम संस्कार है वो तो पहले हो गया था। उसके बाद जो चौकी बक्सीवाला के जो एक परिजन है उनका कहना था कि उनके बेटे का फेक एनकाउंटर किया। उन्होंने
रोक के रखा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के शव के ऊपर कोई भी गोली का निशान नहीं है। फिर उसके बाद पंजाब पुलिस पहुंचती है और दबाव बनाती है। उसके बाद उनका कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट देने की बात कहती है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। तो आप ये लगाओ कि मेरे को तो बहुत हद तक ये लग रहा है कि ये फेक मुकाबले हैं, झूठे मुकाबले हैं, और पुलिस वालों ने प्रमोशन पाने के लिए किया है। इसके ऊपर मतलब देखा जाना चाहिए बैकग्राउंड भी। और ये फर्स्ट टाइम बच्चे क्रिमिनल थे। ये इनकी उम्र भी किसी की 21-22 साल थी, किसी की 23 साल थी। बहुत कम उम्र के थे और फर्स्ट टाइम क्रिमिनल थे। उनको इस तरीके से टेररिस्ट बनाकर जो पेश किया जा रहा है पुलिस द्वारा और मीडिया द्वारा, वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और जो परिवारों की जो चीज़ें हैं वो सही से हो नहीं रही। अगर परिवार इस चीज़ को आगे पुश करेंगे तो मेरे को लगता है कि कुछ हो सकता है। लेकिन ये ठीक इसमें मेरे को बहुत लूप होल्स, पीलीभीत में जो एनकाउंटर हुआ इसमें बहुत सारे लूप होल्स दिख रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के बारे में है। हरजिंदर सिंह धामी को आज श्री अकाल तख्त साहिब से सज़ा लगाई गई है। सज़ा जो श्री अकाल तख्त साहिब से जो सज़ा लगाई गई है वो बीबी जागीर कौर के मामले में लगाई गई है। उन्होंने एक डिजिटल पत्रकार को फ़ोन के ऊपर इंटरव्यू देते हुए बीबी जागीर कौर को अपशब्द कहे थे, काफ़ी गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब ने उनको जोड़ा घर में सेवा और बर्तन साफ करने की सेवा लगाई है। आज वो शाम तक जोड़ा घर में सेवा करते दिखे भी, उन्होंने बर्तन भी साफ किए। लेकिन इसमें सवाल तो यही है कि हरजिंदर सिंह धामी के ऊपर थोड़ी पॉलिटिकल सजा भी लगनी चाहिए थी। बहुत खराब शब्द बोले और बहुत महिला के सम्मान को ठेस भी पहुंचा। हरजिंदर सिंह धामी ने जो महिला आयोग है वहां पर भी लिखित में माफ़ी मांगी है। लेकिन मेरे को लगता है कि हरजिंदर सिंह धामी को थोड़ी कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी। और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि एक जो इस किस्म की सजाएं इनको मिल रही हैं ये काफ़ी नाकाफ़ी हैं, और ये इससे अपने जो उनका बर्ताव है जो महिला साथियों से, वो कहीं ना कहीं सुधरने वाला नहीं है। इसके कई किस्म के जो सवाल हैं वो अभी खड़े हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए। और आज क्रिसमस का त्यौहार है तो आप सबको मैरी क्रिसमस। और पंजाब में आप सबको पता है कि शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, शहीदी दिवस मनाए जा रहे हैं। तो उसकी भी आपको मेरे आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप साहिबजादों का जो इतिहास है और जो उनकी कुर्बानी है उसको भी याद करें। अपने